नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बड़ी खबर है। 22 मार्च को एक मीटिंग कॉल की गई है मोदी और शाह की, जो फ्यूचर प्लानिंग है, जो 50 साल 100 साल तक राज करने वाली प्लानिंग है। मोदी शाह न भी रहें तो भी भाजपा और संघ के मुट्ठी में ये भारत की सत्ता कैद रहे। वो प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग के खिलाफ एक मीटिंग होने जा रही है 22 मार्च को। और सबसे बड़ी बात है, मोदी शाह के खिलाफ होने वाली इस मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को न्योता दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू नहीं शामिल होते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। बीजेपी का साथ छूट जाए वो ठीक है, इस मीटिंग से दूरी उनको सत्ता से आंध्र प्रदेश की दूर कर सकती है। और इससे भी बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले एक राज्य के मुख्यमंत्री, यानी भाजपा के मुख्यमंत्री अमित शाह के पर्ची वाले मुख्यमंत्री को भी इस मीटिंग से में जो है शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। उस नेता के लिए भी बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वहां पहली बार सत्ता आई है। इस मीटिंग में नहीं जाने पर उस राज्य में भाजपा के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा माहौल बन सकता है। मैं राज्यवार बता दूं, लेकिन भाऊ को चर्चा में जोड़िए फटाफट, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है और सिर्फ इसमें तथ्य बहुत सारे हैं। स्वागत है भाऊ आपका। तथ्य बहुत सारे हैं। दरअसल ये पूरा पूरा मामला परिसीमन का है, जो परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद करने की तैयारी है। कहा जाता है कि ये मोदी और शाह की बहुत पुरानी प्लानिंग थी। सत्ता को दीर्घ काल तक या अनवरत काल तक जो है कंटिन्यू रखने के लिए ये प्लानिंग की गई थी। लेकिन इसके खिलाफ अब तक इस वक्त जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, 35 पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं। छोटी सी जानकारी, 2 मिनट का वक्त लूंगा, फिर भाऊ के पास चलूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं न्योता किनको किनको गया है। केरल के सीएम विजयन को, पिनराई विजयन को। उसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी को। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को। और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी को, जो भाजपा के शासन पहली बार सरकार बनी है और पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू और मोहन चरण मांझी, निगाह रखिएगा। यहां तक कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी अब डाउट होगा कि बंगाल और पंजाब क्यों। दरअसल समस्या यह है, जो ये परिसीमन है इसको समझना होगा। जनसंख्या जहां पर तेजी से बढ़ रही है वहां का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को बड़े सुनियोजित तरीके से लागू किया, पॉपुलेशन जो है को कंट्रोल किया, उसकी वृद्धि को कंट्रोल किया, वो इस देश की सत्ता से दूर हो जाएंगे, ऐसी आशंका जताई जा रही है लगातार विपक्षी दलों की तरफ से। मैं आपको बता दूं, 1952 में हुआ परिसीमन, 63 में, 73 में और फिर 2002 में। 1976 में 91वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि 2001 की जो जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा। तब तक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं की सीटें जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, नहीं बढ़ेंगी। 2001 में फिर दबाव बढ़ा तो फिर जो है 2026 तक के लिए 2026 तक के लिए टाल दिया गया कि 2026 तक यही सीटें रहेंगी, सीटों में तब्दीली नहीं आएगी 2091 संविधान संशोधन के जरिए। अब बड़ी बात क्या है, मैं अभी भाऊ के पास आऊंगा, कुछ आंकड़े जानना जरूरी है। मैं कहा तथ्य जरूरी है। अगर 10 लाख, 10 से 11 लाख परिसीमन में होता है कि एक लोकसभा कितने पर रखा जाएगा। अगर 10 से 11 लाख मतदाताओं पर एक लोकसभा रखी जाएगी तो इस देश में क्या तस्वीर होगी। मोटा मोटी तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 250 लोकसभा सीट होगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 10-11 लाख पे 250 लोकसभा सीट होगी। बिहार झारखंड में 169 लोकसभा सीट होगी, 169। राजस्थान में 82 लोकसभा सीट होगी, 250। और तमिलनाडु कहां जाएगा, 39 से जाएगा 76 पर, और केरला जाएगा 20 वाला 36 पर। ये 10-11 लाख पे है, लेकिन इसमें तो लोकसभा सीटें बहुत भयंकर बढ़ जाएंगी। दूसरी जो चर्चा है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि 20-21 लाख पे किया जाएगा। अब 20-21 लाख पे देखिए और भयंकर खतरा पैदा होता है।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 126 लोकसभा सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस वक्त 85 हैं, 80 यूपी 5 उत्तराखंड, 85 हैं। ये 85 126 पे पहुंच जाएंगी। बिहार झारखंड में 85 ये हो जाएगी, 85 40 है और 14 झारखंड वाली जोड़ लीजिए तो 54 होता है और ये 85 पहुंच जाएगी। तमिलनाडु 39 है, 39 ही रह जाएगी भाऊ, ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सब 1.5 गुना पौने 2 गुना हो रहे हैं और तमिलनाडु 39 का 39 रह जाएगा। केरला जो 20 है वो 20 का 18 हो जाएगा। वो 1.5 गुना हो रहा है। सोचिए कैसा इस देश में अनुपात बढ़ेगा कि एक 1.5 गुना हो रहा है, एक 2 गुना हो रहा है और एक घट के आधा हो जा रहा है। जो आशंका एक कैलकुलेशन एक एक्सपर्ट ने कैलकुलेशन किया है, वो एक्सपर्ट उस एक्सपर्ट एजेंसी है उसने जो किया है, उसने जो किया है इस पे शोध किया, उसके मुताबिक तमिलनाडु की जो 39 सीटें हैं 31 पे आने वाली हैं, जो केंद्र सरकार की तैयारी है 31 पे, 39 से घट के 31। आंध्र प्रदेश की 25 और तेलंगाना की 17, आंध्र तेलंगाना पहले एक ही थे, ये मिला के 42 होती हैं। ये 34 पे आ सकते हैं, 42 से 34। केरला 20 से 12 पर आ सकता है और कर्नाटक 28 से 26 पर आ सकता है। आज की तारीख में दक्षिण के कुल राज्यों का टोटल प्रतिनिधित्व भारत की संसद में 129 सीट्स का है, 129 सीट का है। और जब 545 वाली लोकसभा जो चर्चा है, क्योंकि जो नया संसद बना है इसमें 888 सीटें हैं लोकसभा में, 888 888। तो अगर ये संख्या 750 800 जाती है तो आशंका है कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व 129 से घटकर 107 पे आ जाएगा, 100 के आसपास सिमट जाएगा। यानी इस देश में सरकार किसकी बनेगी, दक्षिण भारत शायद उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होगी, तब कोई नायडू नहीं होगा, तब ये नानी का फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। भाऊ आते हैं, बहुत सारे आंकड़े थे, बहुत सारे आंकड़े आपके जैसा उसमें कि आपने अभी आपने बताया आशीष कि 1951, 1961, 1971 में जनगणना हुई और उसके बाद परिसीमन हुआ एक साल बाद। लेकिन आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसने लोकसभा की सीटों पर 550 का कैप लगा दिया। इसका मतलब 330 राज्यों से होगी और 20 यूनियन टेरिटरी से होगी। तो आपको यदि 500 मतलब 848 पे जाना है तो आपको वो अमेंड करना होगा। वो अमेंड किए बगैर यदि आप इसको 543 भी ले जाते हैं वर्तमान 522 से, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान यह 31 सीटें बढ़ती है और तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में 26 सीटें कम होती है। मोटे मोटे तौर पे मैं 848 का तो बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ 543 की बात कर रही हूँ। 543 में दक्षिण में 31 सीटें जाएगी और तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इन 3 राज्यों में 26 सीटें कम होगी। तो ये 26 सीटें यहाँ कम हो गई, यहाँ गेन हो गई। इसका मतलब ये 26 यदि वहां जोड़ दिया जाए तो ये 56 का आंकड़ा होता है। तो बिना अमेंडमेंट 81 अमेंडमेंट किए बगैर, आर्टिकल 81 अमेंडमेंट किए बगैर, 550 के कैप को हाथ लगाए बगैर भी किया तो भी दक्षिण भारत का लॉस है। अब इसमें हुआ क्या, दक्षिण भारत का ही नहीं, नर्मदा के नीचे महाराष्ट्र की सीटें घटेगी, पॉपुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तेलंगाना की घटेगी, आंध्र प्रदेश की घटेगी, कर्नाटक की घटेगी, तमिलनाडु की घटेगी और केरल की घटेगी। अनुपात में घटेगी मतलब जहां भाई 25 सीटें हैं, 25 से 28 हो गई, लेकिन बाकी जगह 25 सीटें हैं वो 25 से 50 हो गई। हाँ, उस रेशियो से बोल रहा हूं मैं। अब उनका ये कहना है कि दक्षिण भारत का केरल, आपने कहा कि जब 848 होगी तो केरल में 18 सीटें कम होगी, 18 सीटें हो जाएगी, केरल की सीटें कम हो जाएगी क्योंकि केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। वहां फैमिली प्लानिंग बहुत बढ़िया इंप्लीमेंट हुआ है। वहां पॉपुलेशन कंट्रोल है,
तो दक्षिण भारत ने जहां पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, कर्नाटक ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, पुडुचेरी ने किया, पॉपुलेशन कंट्रोल तो ओडिशा ने भी किया, पॉपुलेशन कंट्रोल तेलंगाना ने भी किया, महाराष्ट्र में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। जिन लोगों ने देश का एजेंडा लागू किया, उनको नुकसान है। सजा और जिन्होंने, हाँ सजा है, और जिन्होंने सजा आंख बंद करके बच्चे पैदा किए, दे पॉपुलेशन बढ़ा के, उन्हें ज्यादा सांसद मिलेंगे। यानी एक ऐसा समय आएगा कि दक्षिण भारत ये नाम का लोकसभा में होगा। दक्षिण भारत के सारे राज्यों ने मिलकर भी फ्रंट खोला, तो भी वो उत्तर भारत, खासकर काउ बेल्ट जो है, उसके कहीं आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। अब ऐसे में भाजपा ने बहुत प्रयास किया साउथ में घुसने का। कर्नाटक में घुसते फिर मार खा के वापस आ जाते हैं। तेलंगाना में प्रयास कर रहे हैं, उधर दक्षिण भारत के अध्यक्ष भी दिए, उसके बाद भी नहीं कुछ हो पाया। उधर आंध्र प्रदेश में आप बैसाखी पे है, उसकी पूछ पकड़ के चंद्रबाबू नायडू की, वहां सत्ता में होने का दावा करते हैं। उड़ीसा में अभी भी पार्टी गई है। तो जिन राज्यों ने जो एजेंडा लागू किया उनका क्या दोष। अब मैं तेलंगाना का यदि उदाहरण दूं तो देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2.8% तेलंगाना में रहता है। हाँ। लेकिन देश का जितना जीडीपी है उसका 5.2 जीडीपी तेलंगाना कंट्रीब्यूट करता है। बताइए। मतलब जीडीपी हम कंट्रीब्यूट करें, सरकार को टैक्सेस हम जनरेट करें, पर कैपिटा इनकम हम आगे करें, हम अनाज की पैदाइश ज्यादा करें, और सत्ता में हमें कोई अधिकार नहीं होगा। कल भाजपा सारे काउ बेल्ट में आ गई तो वो क्यों दक्षिण के किसी आदमी को अध्यक्ष बनाई या कौन मंत्री बनाए, क्या जरूरत है। तो ये आने वाला परिसीमन, मैं अभी वार्न कर रहा हूं आशीष, कई अंधभक्त समझेंगे कि ये जरूरत से ज्यादा ही आंकता है। यदि इस परिसीमन को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया तो क्या भारत दक्षिण और उत्तर में डिवाइड होगा? क्या रशिया जैसा टुकड़ा टूटेगा? फिर पूरा दक्षिण भारत क्या अपना अलग देश मांगेगा? क्योंकि इनको तो वहां कोई से नहीं है। हाँ। ये तो गुलाम बन जाएंगे। सारी योजनाएं केंद्र उसी हिसाब से करेगा जहां से उनकी सीटें हैं। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट हम ज्यादा करें, बेरोजगारी हमारे यहाँ कम, तुम्हारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा जिसका लोड नीचे पड़ता है। हमारी जीडीपी हायर है, तुम्हारी लोअर जीडीपी हमारे को तकलीफ देती है एवरेज में। एजुकेशन स्टैंडर्ड हमारे दक्षिण का ज्यादा अच्छा है बने उत्तर भारत का। तो सरकारी एजेंडा लागू करने पे यदि हमको तकलीफ है तो चाइनीज ने तो कहा कि बच्चे पैदा करो तमिलनाडु, और कहा 20 साल तक कुछ मत करो, 20 साल में हम भी बता देंगे पॉपुलेशन किसको कहते हैं। लेकिन ये सुइसाइडर है। तो कुल मिलाकर आपको वो संतुलन भी रखना होगा कि जिस राज्य ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया उसको पनिश भी करना होगा। आपको नया फॉर्मूला डिवाइस करना होगा कि जिन राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई वहां 30 लाख पे एक सांसद, जिन राज्यों ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी या कम की उनके 5 लाख पे एक सांसद। नहीं, मैं जो आपने कहा मैं इसको हम लोग कम वक्त में समेटेंगे। ये फॉर्मूला एक आया है, एक जो है तमाम थिंक टैंक अलग अलग जो काम करते हैं, एक थिंक टैंक से फॉर्मूला आया कि जो उत्तर भारत है जहां पर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम जबरदस्त है, यूपी बिहार, विस्फोटक है, विस्फोटक है, वहां पर 22-24 लाख पे हो, और जो तमिलनाडु केरला ये स्टेट्स हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया अच्छे से, वहां पर 10-11 लाख हो और सब कुछ फिट हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे अलग सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मामला कहीं दिल्ली पर भारी, क्योंकि मैं दूसरे तरफ से भी देखना जरूरी है, दिल्ली पर भारी तो नहीं पड़ेगा। क्यों कह रहा हूं? नायडू के सामने मजबूरी है भाव,
आप सब समझौता कर लेंगे, मुसलमान वाले पे भी समझौता कर लोगे कि नहीं अब हम भी सनातन की रक्षा करेंगे, इतना तक नायडू कर सकते हैं, मैं कबूल कर लूंगा कि हाँ कर लोगे, चलो भाई मुस्लिम वोट बैंक छोड़ करके तुम सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आप दक्षिण भारत को सत्ता से दूर ले जाकर के आप नहीं सरवाइव कर पाओगे। वहां की जनता कहेगी ना कि हम सत्ता में हर गुलाम है क्या, राज्य हम की गुलाम है। हर राज्य की अस्मिता का सवाल है। हाँ, वो गुलामी ये थोड़ा करेगा किसी का। ये ओडिशा की अस्मिता का सवाल है। इसीलिए मैं उड़ीसा और आंध्र, नायडू और जो ये इनके आंध्र वो के अस्मिता का सवाल है। आंध्र को भी वो आंध्र का महत्व इसलिए है चंद्रबाबू नायडू का कि अभी सीटें हैं उसके पास। हाँ, कल यदि चंद्रबाबू की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चंद्रबाबू को पूछेगा कौन? कौन देगा पैसा उसको जितना चाहिए उतना? चंद्रबाबू की बार्गेनिंग पावर भी रहेगी क्या जो आज है 26 के बाद? तो कुल मिलाकर ये आप बहुत लोगों को पढ़ने में बहुत आंकड़ा बहुत छोटा लगता है कि यूपी बिहार एमपी राजस्थान 31 बढ़ेगी सीटें और तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश ये 26 घटेगी। ये जो 26 घट रही है ये ऊपर जुड़ रही है। ये जो 26 घट रही है ऊपर जुड़ रही है। 31 और 26 57 का फर्क आ रहा है, 57 57 का फर्क आ रहा है। तो कौन पूछेगा चंद्रबाबू नायडू को? हाँ, जिसके पास कुल 16 सीट है उसको 57 सीट का फर्क आएगा, तो 16 सीट वाले कौन पूछ रहा है फिर? तो ये कुल मिलाकर ये मसला ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। और जब इन्होंने कहा तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया। अरे तमिल भाषा का और तमिल का अपना वजूद और तमिल की अस्मिता जपने के लिए वो राष्ट्रद्रोही हो गया। क्यों भाई? उसने कहा 20 साल हमको भी दो आप, हम आपको बताते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी होती है। फिर बढ़ाएंगे और क्या है? वहां पॉपुलेशन कंट्रोल है इसलिए सुविधा है, पॉपुलेशन कंट्रोल है इसलिए एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा है, पॉपुलेशन कम है इसलिए केरल पूरे देश में सबसे एजुकेटेड स्टेट है, क्योंकि स्कूल में भेड़ बकरियों जैसे लोग नहीं घुसते। तो ये मसला मात्र मीटिंग तक का नहीं है, ये एक बहुत बड़े तकलीफ की शुरुआत है यदि इसको सही टाइम पे हैंडल नहीं किया गया तो। तकलीफ देश के लिए भी है, देश के लिए बड़ी तकलीफ देश के लिए है। चर्चा तो हम लोग करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि आप मोदी के विरोध के लिए कर रहे हो, चर्चा इसलिए कि सत्ता में वही है और देश को तकलीफ में वही डालने जा रहे हैं, देश को तकलीफ में वही डालने जा रहे हैं, इसलिए ये देश की तकलीफ का विषय है। अब सवाल बड़ा है कि उड़ीसा वाले पलची मुख्यमंत्री वो जाएंगे क्या मीटिंग में? जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो उड़ीसा को क्या जवाब देंगे? एग्जैक्टली उस उड़िया अस्मिता का क्या होगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि वो अपनी लोकसभा सीटें घटाने को तैयार है क्या। ये उन्हें तय करना। और उड़ीसा के लोगों को भी उड़िया अस्मिता की क्या अब हम दिल्ली में सत्ता की भागीदारी नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, दिल्ली की जो भी भिक्षा मिलेगी भिक्षा पर हमारा स्टेट चलेगा, ये उड़िया भी सोचेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी को भी बुलाया गया है कि ममता वहां पर भी बड़ी सीटें हैं, जो है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सबसे बड़े मतलब ये 4 राज्य ऐसे हैं कि अगर 4 राज्यों में किसी का माहौल हो तो फिर किसी राज्य की मतलब बहुत जरूरत नहीं होती है। ये इतना बड़ा वो है, 40 40 48 40 42 48 और 80, ये 200 क्रॉस करते हैं 4 स्टेट मिलकर के। इसीलिए ममता बनर्जी को ही बुलाया गया है। इसीलिए भगवंत मान बहुत सीटें नहीं है, लेकिन पंजाब भी, पंजाब कृषि में उन्नत रहा, पंजाब ने जो योजनाएं थी पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया, पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया, तो पंजाब को ही बुलाया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसको स्टालिन एक और बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इस गठबंधन को एक बड़ा आकार देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, बंगाल दक्षिण भारत का हिस्सा नहीं है,
कायदे से उड़ीसा भी दक्षिण भारत को टच करता है, लेकिन वो पूर्वी माना जाता है। हाँ, वो पूर्वी भारत में गिना जाता है, उसको भी इनवाइट किया है। तो अब वो सिर्फ दक्षिण भारत का जो बैरियर जिसके पीछे छिप के राजनीति हो रही थी, उसको भी तोड़ने की कोशिश हुई है कि जो भी स्टेट इसका खामियाजा भुगतेंगे, जिनको दिल्ली की सत्ता से दूर किया जा सकता है, इससे दिल्ली की सत्ता में, दिल्ली में उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म की जा सकती है, कम नहीं, खत्म की बात हम कर रहे हैं। कम और खत्म में बहुत बड़ा अंतर है, खत्म होगा। और ये सारे स्टेट्स वो हैं जिन स्टेट्स में बड़े गौर करने वाली बात है, आप इसको जरूर मैच कीजिएगा, ये सारे वो स्टेट हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो सकती है इस परिसीमन के बाद। वो सारे वैसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी के लिए आज भी नो एंट्री का बोर्ड लगा है। कुछ जगह थोड़ा बहुत घुस पाए, लेकिन घुसते भी हैं तो कुछ ही दिन बाद कान पकड़ बाहर कर दिए जाते हैं। ये सारे वो स्टेट्स हैं, यानी भाजपा वो भारत बना देगी कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं, सत्ता में वो हिस्सेदार नहीं। ये भारत बनाने की तरफ बढ़ने की कोशिश शायद ये है, यही आरोप भी लग रहा है और ये बैठक भी कॉल की गई है। छोटी चर्चा, लंबा नहीं खींचना, तथ्य थे हमने बताया, जल्दी अभी तुरंत खबर आई हमने बताया, इजाजत दीजिए। ऐसी कोई खबर आती है तो हम और भाऊ आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। इजाजत दीजिए हमें, देखते रहिए आप न्यूज लॉन्चर। नमस्कार, एक चलते चलते निवेदन है, अब आप कई जगह पर देख रहे होंगे, कई यूट्यूब पर भी लोग अपने पोस्टर भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल तमाम ऐसे हथकंडे हैं, उस पर अलग वीडियो मैं भाव दोनों 10 ही मिनट का बनाएंगे। तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए गए हैं। अब नोटिफिकेशन हम अपने भी मोबाइल्स पे चेक करते हैं ऑफिस में, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन हम पे भी नहीं आता है, हमारे होम पेज पे भी वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज आप पहले डायरेक्ट हिट लाखों लोग देखते थे, एक्सरे लाखों लोग देखते थे, अब 10-20 हजार तक जा रहा है और उतना ही मेहनत हम करते हैं। कई बार कम होता है तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ज्यादा मेहनत करते हैं कि कम हो रहा है, क्यों लोगों तक नहीं जा पा रहा है। तो प्लीज आप खोज करके निकालिए चैनल पे, चैनल आपका है, चैनल में खोज करके निकालिए, उसको देखिए। और इंफॉर्मेटिव वीडियो, हम तो हमेशा कहते हैं हमारी बात भी बिना क्रॉस चेक किए, बिना उसको तौले हुए, तोल मोल के तब यकीन करिए। तो हम तो कभी भी इस पर कहते हैं कि हमारी बात पे हम इसी नायकत्व के तो खिलाफ हैं कि आप हमें भी ऐसा नायक मत मान लीजिए कि इसने कहा है तो हमारे पीछे अगरबत्ती दिखाने लगे ना। हम आम इंसान हैं, क्रॉस चेक करिए। इसीलिए कहता हूँ, कोशिश करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन लाएं, खबर लाएं आप तक। हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे हमारा दफ्तर भी चलता है। हम घुमा फिरा झूठ फरेब की बात नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं ना कि कमाते हो, इसी से घर भी चलता है। ये थोड़ा कह देंगे कि नहीं हम यहाँ पे करते हैं और घर चलाने के लिए जाते हैं, रात में ऑटो चलाते हैं, नहीं। बहुत जो है सच बोलने में यकीन रखते हैं। तो हम लोग का रोजी रोटी भी इससे चलता है, घर भी इससे चलता है, और दफ्तर भी जो हमारे 10 बच्चे काम कर रहे हैं उनका घर परिवार इससे चलता है। तो आप लोग देखिए, खोज के देखिए, सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, जैसे भी करिए, आपके हाथ में है। ये हम आपसे निवेदन भी कर रहे हैं और आपको जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं, क्योंकि हम भी अपना हक कुछ तो मानते हैं। आपका हम पे पूरा हक है, लेकिन थोड़ा सा हक हमें भी आप पर है। तो इसलिए ये आपसे निवेदन भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है। इजाजत दीजिए, स्पेशली भाऊ, इस पर मैं निवेदन भाव से भी किया हूँ कि एक वीडियो बना के डालना है। बहुत हम लोग बहुत संकट के समय में है। ये नया रास्ता, वीडियो में हम बताएंगे, नया रास्ता सरकार ने चुना है हमारी जुबान बंद करने का, क्योंकि दूसरे रास्ते से हम कोर्ट जा सकते थे, इंटरनेशनल मीडिया में मामला जा सकता था कि अब ये ऐसा रास्ता है कि व्यू ही नहीं आएगा तो इन सब का जब भूखे मरने लगेंगे तो चले जाएंगे, वाकई ऑटो चलाने लगेंगे। लेकिन हम ऑटो नहीं चलाएंगे, ऑटो रुकवा के वहां भाषण देंगे। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।